मित्र, आप सभी जानते हैं यह व्याख्यान माला गंगा कावेरी व्याख्यान माला श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पंपई कॉलेज आइकड़ा मंगलूर जो कर्नाटक में स्थित है, और उसके साथ साथ मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ जिस संघ का मैं अध्यक्ष हूं, इन तीनों के तत्वावधान में यह व्याख्यान माला संचालित है। आज के इस व्याख्यान में श्री शिवमूर्ति जी जो हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार सुल्तानपुर में रहते हैं, इनका व्याख्यान होगा। इनका विषय है कहानी की रचना प्रक्रिया। इस व्याख्यान में हमारे साथ जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य प्रोफेसर वंदना मैडम, और मेरे कॉलेज जो जहां मैं रहता हूं पंपई कॉलेज आइकड़ा, वहां के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम के भी, इन सभी के सहयोग से, इन सभी के प्रोत्साहन से यह व्याख्यान माला की कड़ी आगे बढ़ती चली जा रही है। तो इस व्याख्यान में मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम के भी और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य प्रोफेसर वंदना सारस्वत मैडम और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र और मेरे साथी जो मेरे मित्र, हम दोनों मिलकर के इस व्याख्यान का संचालन कर रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर तिवारी। इन सभी का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। तो मित्रों, मैं पहल आज के मुख्य वक्ता श्री शिवमूर्ति जी का परिचय देने हेतु श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी भागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी का स्वागत करता हूं। व्याय और आज के मुख्य वक्ता जो है उनका परिचय हमारे सामने प्रस्तुत करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर। आवाज आ रही है सर आपका? हाँ सर, बताइए सर, आवाज आ रही है। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस अंक में मैं समकालीन हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर शिवमूर्ति जी का स्वागत करता हूं। इनके बारे में मुझे आदेश हुआ है कि मैं इनका परिचय आपके सम्मुख रखूं। मंच पे उपलब्ध हमारे सारे विद्वान और शोध छात्र, सारे जो है हिंदी के जुड़े जो है लोग, हम सब जानते हैं कि इस समय वर्तमान साहित्य में शिवमूर्ति जी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि आपने जीवन में इतने संघर्ष से ये यात्रा पूरी की है जिसकी चर्चा यहाँ छोटे समय में हो नहीं सकती है, लेकिन कुछ उपलब्धियां, कुछ चीजें, कुछ ऐसी बातें जिन्होंने हमको ये अवसर दिया है कि हम आज इस मंच पर इस पर चर्चा करें। हमें आज रचना प्रक्रिया पे, कहानी की रचना प्रक्रिया पे आपसे जो है एक कहानीकार के रूप में रचना प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है इसके बारे में जानना है। इसलिए आपकी रचनाओं के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बल्कि आपके प्रगति और आपके संघर्षों के बारे में ही कुछ बात कहना चाहूंगा। शिवमूर्ति जी का जन्म बगल में, गोंडा के बगल में ही यूपी में सुल्तानपुर में 1950 में, सुल्तानपुर जनपद में 1950 में मार्च महीने में हुआ था। गांव का नाम कुरंग है और एक सीमांत किसान परिवार में जन्म लेने के बाद आपके सामने एक बड़ी चुनौती आई कि पिता ने गृह त्याग कर दिया, और गृहत्यागी होने के कारण बहुत छोटी उम्र में ही आपको अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ा। उसमें आर्थिक पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी बच्चे के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। इस स्थिति में भी आपने उन संकटों का सामना किया और जैसे भी जो भी व्यवस्था उस समय रही होगी, जो भी आपकी सोच रही होगी, उस हिसाब से उसका मुकाबला किया आपने। उसी समय एक और घटना घटी कि 7 वर्ष की आयु में ही आपका विवाह भी हो गया, बाल विवाह अल्पायु में। ऐसे में जिन तरीकों से आपने अपना जीवन यापन करना शुरू किया, उसमें एक हमारे यहाँ मजमा लगाना जो है कहते हैं लोग, कि जो तरह तरह की चीजें बेचते हैं सड़क पर कहीं भी खड़े होकर के, किसी भी स्थान पर, कचहरी में, ऐसी जगहों पर वो लोगों को चिल्ला करके कुछ अपने हाव भाव प्रकट करके मजमा लगाते हैं और लोगों को अपनी दवाइयां वगैरह बेचते हैं। इस तरीके से भी आपने कुछ अर्थोपार्जन का काम किया। एक जियामन दर्जी से आपने जो है कौशल विकास का आजकल बड़ा नाम चल रहा है, आपने अपने जीवन में स्वयं ही कौशल विकास के लिए एक दर्जी से
जो है उसे प्रशिक्षण को प्राप्त किया, जिसको हम सिलाई कहते हैं, और इस आधार पर इन्होंने अपने जीवन को और भी तमाम काम करते हुए आगे बढ़ाया। ऐसे में कथा लेखन में भी थोड़ा सा एक मामला यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पाया अध्ययन में कि आपकी पहली कहानी कब छपी। इसकी कई सूचनाएं मिलती हैं, किस उम्र में लिखी गई, कहीं मिलता है 13 वर्ष में आपने लिखा, कहीं मिलता है 18 वर्ष में आपने लिखा। लेकिन आप एक अच्छे कहानीकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहली कहानी कब लिखी गई होगी, उसके प्रकाशन से हम लेते हैं या लेखन से लेते हैं, ये दो मामले अलग अलग हो जाते हैं। लिखता आदमी बहुत पहले है लेकिन छपता बहुत बाद में है। तो ऐसे में आपके कहानी संग्रहों में केसर कस्तूरी और कुच्ची का कानून, ये दो संग्रह हैं, लेकिन कहानियां बड़ी चर्चित रही हैं। इनमें से श्री उपमा जोग, भरतनाट्यम, त्रिया चरित्र, अकाल दंड, ख्वाजा ओ मेरे पीर, बनाना रिपब्लिक, इस तरीके से जो है आपने लगातार काम किया है कहानियों के क्षेत्र में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहानियां तो कहानियां के रूप में तमाम सारे लोगों ने लिखी हैं, लेकिन बहुत कम कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें दूसरे तरह की संभावनाएं भी निहित रहती हैं। आपकी कहानियों में दृश्य की संभावनाएं इतनी ज्यादा थी कि आपकी कहानियों के नाट्य रूपांतरण बहुत अधिक हुए, जिसमें से कसाई बाड़ा का भी मतलब 1000 से ऊपर मंचन हो चुका। लिखा तो 5000 तक है, लेकिन हजारों मंचन हुए पूरे देश में। तो इस तरीके से इस पर कसाई बाड़ा पे जो है फिल्म भी बनाई गई बास चटर्जी द्वारा, और इस कहानी का प्रकाशन सबसे पहले धर्मयुग में 1980 में हुआ था। आपकी कहानियों का जो अनुवाद है वो विभिन्न भाषाओं में हुआ है, भारतीय भाषाओं में भी हुआ है और विदेशी भाषाओं में भी हुआ है। इस तरीके से जो है संवेदनात्मक स्तर पर बिना भाषा के भी आपकी बातें बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। उपन्यास में त्रिशूल, तर्पण, आखिरी छलांग, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और नाटक में चूंकि रूपांतरण कसाई बाड़ा के रूप में कहानी का हुआ ही है, हमारे मित्र सुशील सिद्धार्थ जी ने आप पे लम्ही पत्रिका का संपादन भी किया। अब वो नहीं है हमारे बीच में। मेरे साक्षात्कार नाम से सृजन का रसायन, ये सृजन प्रक्रिया पर आधारित आपकी किताब है। और इसी बीच में आपको आपके काम के नाते बहुत सारी उपलब्धियां भी मिली हैं। त्रिया चरित्र कहानी को हंस पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ कहानी के रूप में पुरस्कृत किया। आनंद सागर स्मृत कथाक्रम सम्मान आपको मिला, लम्ही सम्मान मिला, सृजन सम्मान मिला और अवध भारती सम्मान मिला। कुछ पत्रिकाओं के विशेषांक, जैसे मैंने बताया कि लम्ही का विशेषांक सुशील सिद्धार्थ के संपादन में आपको ऊपर आया। मंच पत्रिका का जो विशेषांक है, जिसको संजीव ने संपादित किया था 1911 में, उसमें जो है आपके सृजन प्रक्रिया और जो है सृजनात्मकता को लेकर के केंद्रित अंक लाया गया। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो दलितों, वंचितों, स्त्रियों, किसानों या युवा संबंधी जो हमारे युवाओं की समस्याएं हैं, इन सारी चीजों को अलग अलग तरीके से देखना और उनको रचनात्मक स्तर पर लाना कि जिससे एक बेहतर समाज का गठन हो सके, हमारे समाज में जो कमियां हैं उनको हम पूरा कर सकें और साहित्य पढ़ने और लिखने दोनों के दायित्वों की पूर्ति की जा सके। ऐसे महत्वपूर्ण रचनाकार को हम अपने बीच में पा करके गंगा कावेरी व्याख्यान मंच पर जो है अपने कीमती समय को उन्होंने दिया है, इसलिए मैं उन पर जो है उनको धन्यवाद देता हूँ कि श्रीमूर्ति जी ने जो है इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में आकर के रचना प्रक्रिया को लेकर के, अभी बहुत कम काम हुआ है। हम समीक्षा और आलोचना पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो अंदरूनी चीजें हैं रचना प्रक्रिया पे, ओम अवस्थी जी ने एक पुस्तक लिखी और एक उपन्यास की रचना प्रक्रिया पे जानकारी में मेरी बात आई, लेकिन रचना प्रक्रिया को लेकर के एक रचनाकार के द्वारा जो बातें कही जाएंगी वो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो आज के इस अवसर पर मैं और ज्यादा न कह करके, क्योंकि एक जो है रचनाकार के लिए उसके पाठक से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती है। हम लोग श्रीमूर्ति जी के पाठक हैं इस रूप में, और अध्यापक के रूप में हमको पढ़ाने का अवसर मिलता है। तो 2 रूप हमारे हैं, इन रूपों में आप को सुनने का हम लोगों को अवसर मिल रहा है, बहुत अच्छा है। और आप जो है अपनी वक्तव्य को रखेंगे, लेकिन एक कोटेशन, एक वाक्य मैं कहना चाहता हूँ जो शायद सुशील सिद्धार्थ ने लिखा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं लेखक ही नहीं, आपने ही लिखा है कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं लेखक ही नहीं हूँ, कभी लिख दिया तो लिख दिया। गाहे बेगाहे का लेखन भी कोई लेखन है। अपने ही लेखन को प्रश्न चिन्ह के द्वारा करना, लिखना,
ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एक लेखक अपने को यदि लेखक के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि उसमें भी अपार संभावनाएं हैं। ऐसे अपार संभावनाओं से युक्त जो रचनाकार हमारे समक्ष हैं, जिनके लिए कहा गया था कि कथा साहित्य में वो एक आश्चर्य की तरह है। शिवमूर्ति जी हिंदी कथा साहित्य में ही नहीं, भारतीय कथा साहित्य में एक आश्चर्य की तरह है। इतना कम लिख करके इतनी अधिक ख्यात पाना, लोगों को कहीं ना कहीं वो अंडरलाइन कर लेते हैं, रेखांकित करते हैं इस बात को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिवमूर्ति जी का इस मंच पर स्वागत करता हूं, और मंजुनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे एक चर्चित हस्ताक्षर का परिचय देने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर परिचय देने के लिए। जैसे कि हमें यह जानकर खुशी हो रही है कि हिंदी के जो समकालीन चर्चित, बहुत चर्चित कथाकार हमारे सामने हैं। आप हमारे जो इस व्याख्यान माला में जुड़े हुए हैं, हमें ये एक बहुत प्रसन्नता की बात है। तो सर, धन्यवाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, कृपया आप अपना माइक्रोफोन जो है म्यूट कीजिए, ताकि हम इनका बहुत आसानी से, बहुत स्पष्ट रूप से इनको हम सुन पाएंगे और किसी को बाधा भी नहीं हो पाएगी। तो मेरी ओर से आपके लिए यह विनती है। किसी भूमिका के बिना मैं अभी इस व्याख्यान के जो मुख्य वक्ता है श्री शिवमूर्ति जी, जो वरिष्ठ हिंदी के वरिष्ठ कथाकार, समकालीन हिंदी कहानी दुनिया के जो चर्चित नाम है, हमारे जो इस व्याख्यान में जुड़े हुए हैं, तो ये आज हमारे बीच में कहानी की रचना प्रक्रिया पर जो प्रकाश डालेंगे। तो बिना मैं भूमिका के साथ में उनका आदर पूर्वक स्वागत करता हूं इस व्याख्यान में। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सबका भी मेरी ओर से स्वागत। सबको नमस्कार। आपने अवसर दिया अपने बीच उपस्थित होने का। मैं कोई प्राध्यापक नहीं हूँ, बोलने का इतना ज्यादा मेरा अभ्यास नहीं है, तो जो भी बोलूंगा टूटे फूटे शब्दों में उससे ही आप लोगों को संतोष करना होगा। और रचना प्रक्रिया वास्तव में एक जटिल चीज है, जो हो तो जाती है, रचना तो हो जाती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया बताना है, कहत कठिन समुझत कठिन, है ना, होय गुणाक्षर न्याय जो पुन प्रत्युह अनेक। तो फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि रचना प्रक्रिया पर बोलने के लिए उपस्थित होने का यह अर्थ भी नहीं है कि मैं लेखन में पूर्णतः दक्ष हो चुका हूं और आप उपदेश देने के लायक हो गया हूं। लेखन में सिद्धि हमेशा मिल ही जाए और तुमको तो तुम सर में क्यों सवाल करती हो? तुम तो सर में क्यों सवाल देते हो? क्यों सवाल देते हो? मैं कोई कार्यक्रम अटेंड कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो क्यों बंद कर दूं? मित्रों, आपसे आगे बढ़ाइए सर जी। तो मित्रों, आपसे एक लेखन ही नहीं, आप सभी से निवेदन है, आप अपना माइक्रोफोन म्यूट कीजिए, ताकि हम सभी स्पष्ट रूप से और सुंदर ढंग से शिवमूर्ति जी को सुन पाएंगे। धन्यवाद सर, आप आगे बढ़ाइए सर। जी, तो मैं ये कह रहा था कि लेखन प्रक्रिया पर कुछ कहने का यह आशय बिल्कुल नहीं है कि मैंने लेखन में सिद्धि प्राप्त कर ली है, महारत हासिल कर ली है। लेखन ही नहीं, किसी भी कला की कोई आखिरी मंजिल नहीं होती है। नई ऊंचाई हासिल करने के लिए संभावना सदैव बनी रहती है, और अभ्यास से ही जिसको विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग शब्द दिए जाते हैं, संगीत में रियाज दिया जाता है, तो अभ्यास से ही सिद्धि की ओर कोई भी कलाकार बढ़ता है, और सब उसी प्रक्रिया में अंत तक लगे रहते हैं। वो जो अंतिम लक्ष्य है सिद्धि, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप जहां तक पहुंच जाते हैं वो सिद्धि थोड़ा सा खिसक के और आगे चली जाती है।
तो इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूंगा कि मैं कैसे लेखन की प्रक्रिया में उतरता हूं। और उसके साथ साथ बहुत सारे सिद्धहस्त लेखकों ने बताया है कि लिखने के लिए क्या क्या यौगिक जरूरी होते हैं और एक नए लेखक को क्या क्या करना चाहिए। तो ये भी मैंने पहले के सिद्ध लेखकों से सुना है, पढ़ा है, देखा है कि उन्होंने क्या कहा है। तो कुछ उसमें से लेकर के, कुछ अपने अनुभव को लेकर के मैं बताना चाहूंगा कि यह कैसे रसायन जो है सृजन का, यह कैसे तैयार होता है। सृजन के रसायन पर वैसे मैंने एक किताब भी अलग से लिख दी है जो राजकमल प्रकाशन से आई है, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत कुछ कहने के लिए बचा रह जाता है और बचा रह जाएगा। लेकिन मुख्य बात यही है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कितना भी मजबूत पत्थर हो, कुएं से पानी भरते समय रसरी उससे रगड़ती है और एक दिन आप देखते हैं कि पत्थर आधा हो जाता है। तो यही स्थिति लेखन के लिए भी कही जा सकती है, अन्य कला विधाओं के लिए भी कही जा सकती है। वही नृत्य में है, वही अभिनय में है, वही पेंटिंग में है, वही लेखन में, वही कविता में है। एक चीज जो मैं सबसे पहले कह देना चाहता हूं वह है आइजक बी सिंगर की एक उक्ति। आइजक बी सिंगर बहुत बड़े लेखक रहे हैं। वो कहते हैं कि कचरे का डिब्बा लेखक का सबसे अच्छा मित्र होता है। कचरे का डिब्बा यानी उसकी मेज के नीचे जो एक कूड़ेदान रखा होता है जिसमें वो लिख लिख कर रख किए कागजों को फेंकता है, वही लेखक का सबसे अच्छा मित्र है। यानी कि मित्र का पेट भरने की जिम्मेदारी लेखक की होती है। यानी कि एक ही बार लिखकर आपको संतोष नहीं कर लेना चाहिए, निरंतर प्रयास कर। अगर आपको लगता है कि पहली बार में बात कुछ बनी नहीं है तो उसको फाड़ के फेंकिए और दोबारा प्रयास करिए। दोबारा भी नहीं बनती तो तीसरी बार आप कोशिश करिए। तो ये जो बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो एक ही बार लिखता हूं और वही फाइनल हो जाता है, दोबारा मैं पलट कर देखता भी नहीं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा लोग नहीं कहते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे लोग बहुत ही जीनियस लोग होते होंगे। सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं है कि एक ही बार लिख दे और उसी से वह संतुष्ट हो जाए, उसमें संशोधन की कोई जरूरत ना हो। कम से कम मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूं। 2 बार 3 बार 4 बार तक लिखने पर भी लगता है कि अभी इस शब्द को बदल दिया जाए तो बात कुछ और बन जाएगी। तो ये जो है कचरे का डिब्बा, मैं भी ये मानता हूं कि सबसे अच्छा मित्र होता है। लिखते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। क्यों? एक और लेखक कहते हैं, मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन कहते हैं कि सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही अंतर होता है जितना सूरज और जुगनू में होता है। यानी आपने लिखते हुए जो शब्द खोज रहे हैं नहीं मिला और एक काम चलाऊं किसी तरह उस काम लायक शब्द खोज कर उससे आपने इतिश्री कर दी तो अंतर उतना ही रहेगा उस काम चलाऊं शब्द में और असली शब्द में जितना सूरज और जुगनू में होता है। इसलिए मेरा मानना है कि खोजते रहना चाहिए। और ये भी है, अपने यहां भी कहा गया है कि सुबरन को खोजत पी रहे, कभी कामी और चोर। सुबरन यानी अच्छे शब्दों को, अच्छे अक्षरों को कभी भी खोजता रहता है। सुंदर रूप को कामी पुरुष भी खोजता रहता है और सुवर्ण यानी सोने को चोर भी खोजता रहता है। तो कवि या लेखक भी एक कहीं पर चोर की तरह ही उसका व्यवहार आप अगर कहते हैं तो इसमें
कोई किसी लेखक को बुरा मानने की बात नहीं होती है। और वैसे भी के लेखक के लिए कोई दुनिया वर्जित नहीं है। जितना उसके लिए महत्वपूर्ण होता है राजा, उतना ही उसके लिए महत्वपूर्ण होता है कंगाल, भिखारी, फकीर। जितना उसके लिए महत्वपूर्ण होती है रानी, उतना ही उसके लिए महत्वपूर्ण होती है एक कोठे की नर्तकी। जितना उसके लिए महत्वपूर्ण होता है सिंहासन या सम्मान की जगह, विद्वानों की सभा या राजा की सभा या मंत्री की सभा, उतना ही उसके लिए महत्वपूर्ण होगी जेल, जहां वो नए नए चरित्र खोजने का, पाने का उसको अवसर मिलेगा। तो इसलिए लेखक की व्याप्ति हर जगह होनी चाहिए। अगर वह हर जगह अपनी व्याप्ति नहीं चाहता, नहीं मानता, कुछ चीजों को, कुछ स्थानों को वर्जित कर देता है, तो मैं ये मानता हूं कि उसने दुनिया के एक हिस्से को देखने का अपना अवसर गंवा दिया। क्योंकि लेखन में दो चीजें बहुत चर्चित होती हैं, एक है अनुभव और एक है अनुमान। बिच्छू ने आपके पैर में डंक मार दिया और उस दिन आप 7-8 घंटे तक छटपटाते रहे, हाय माई हाय दादा करते रहे, और कोई दवा कारगर नहीं हुई, तो आपको बिच्छू के दर्द का जो अनुभव हो गया, हमारे आपके मित्र को कोई बिच्छू कहीं काट ले और वो तड़पता रहे, तो वह दर्द हम महसूस नहीं कर सकते। जो बैल हल में चल रहा है, उसकी मेहनत, उसके अनुभव को हलवाहा अनुभव नहीं कर सकता है। तो ये जो, तभी तो अपने यहाँ कहते हैं कि दलित लेखन वही कर सकता है जो खुद दलित हो। तो कुछ तो अंतर रहता है अनुभव में, लेकिन अब चूंकि ऐसी स्थितियां हैं कि वो अनुभव को बताने की स्किल सबके पास नहीं होती है। तो ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित हो, बहुत दुखियारा हो, लेकिन उसके पास शब्द नहीं है, उसकी पूर्ति अनुमान से लेखक करता है। लेकिन किसी भी लेखक ने जो कुछ लिखा है, उसमें उसके अनुभव का जो लेखन है, उसकी त्वरा, उसकी ऊंचाई निश्चित रूप से उस लेखन की त्वरा और ऊंचाई से अधिक होगी जो उसने अनुमान के आधार पर लिखा है। तो लेखन में अनुभव और सही शब्द का प्रयोग, और जैसा कि अभी टैलेंटेड लेखक के बारे में बात की गई कि कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो एक ही बार लिखते हैं और सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे लोग बहुत कम होंगे। 2 शब्द हैं, टैलेंटेड और जीनियस। टैलेंटेड का मतलब जिसको प्रकृति ने जन्मजात प्रतिभा दी है, वो तो हुआ टैलेंटेड। और जीनियस वह है जो अपनी टैलेंट को सही दिशा में लगा करके अपने अभ्यास से कोई स्थान, कोई ऊंचाई प्राप्त करता है। तो लेखन के क्षेत्र में जो टैलेंटेड हैं, उनको भी जीनियस स्तर की रचना देने के लिए निरंतर सही दिशा में अभ्यास करते रहना होगा, यह मेरा मानना है। अब मैं बताता हूं कि मैं क्या करता हूं लिखने के लिए। जो हमारे पहले के स्थापित लेखकों ने अपने अनुभव बताए हैं, उसमें ये बताया गया है कि आप चारों तरफ अपने आंख और कान को खोल कर रखिए। क्या दिखाई दे रहा है और क्या सुनाई दे रहा है, इस पर अपने आंख और कान निरंतर लगाए रहिए। तो आपको कहीं न कहीं कोई न कोई चीज ऐसी मिल जाएगी जो आपके काम की होगी। उसके लिए ये जरूरी है कि आपके हाथ में कागज कलम हो, एक नोटबुक हो,
जब कोई चीज आपको लगे कि ऐसी चीज आपको मिल गई है, दिख गई है या सुनाई पड़ गई है, तो उसको तुरंत टांक लेना चाहिए। अगर आपने सोचा कि ये तो ऐसी महत्वपूर्ण चीज है कि सवेरे तक भी याद रहेगी, मान लीजिए शाम को सोते समय आई, अब आप उठना नहीं चाहते हैं कि सवेरे उठ करके लिख लेंगे, तो बहुत संभावना इस बात की है, अगर बहुत ज्यादा आपकी स्मृति याददाश्त पक्की नहीं है तो सुबह तक वो चीज भूल जाएगी। जैसे छोटा बच्चा आइसक्रीम खाता है और थोड़ा सा सवेरे के लिए भी वो गिलास में छिपा कर रख देता है ढक करके, लेकिन सवेरे वो आइसक्रीम उस रूप में नहीं मिलती है, वो गल जाती है। तो लेखन के क्षेत्र में भी है कि जब जो चीज आपको मिले तत्काल आप जितनी विविधता से, जितने विस्तार से उसको आप नोट करने की स्थिति में हो, नोट कर लेना चाहिए, एक चीज। और एक और चीज, एक रोमन कवि हुए हैं होरेस, ये हुए, इन्होंने 23 बीसी में 23 बीसी में इन्होंने अपना काव्य लिखा था ओडेस। इसमें उन्होंने एक शब्द कॉइन किया है कार्पे डाइम। कार्पे डाइम यानी प्लक द डे, दिन को पकड़ लीजिए, मुट्ठी में कर लीजिए, जिसका आशय यह है कि आज जिस समय आप और हम यह सारी बातें कर रहे हैं, इसी बीच में बहुत सारा ऐसा समय निकला चला जा रहा है जो पुनः हमारे हाथ नहीं आएगा। इसलिए कल पर जितना कम से कम हो सके उतना विश्वास करिए, जितना कम से कम हो सके उतना कल पर टालिए, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना आज कर लीजिए। ये तो हमारे कबीरदास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो पुराने मास्टरों ने भी यह बात कही है कि अगर अभी कोई दृश्य, कोई बिंब, कोई घटना, कोई गीत आपके दिमाग में फ्लैश हुआ, तो जो फ्लैशनेस उसकी अभी है, जो चमक आपके दिमाग में अभी है उसकी, वो कल नहीं रह जाएगी, उससे कम परसों हो जाएगी, उससे कम नरसों हो जाएगी, साल भर बाद तो शायद उसका 1% रह जाए। तो अगर आप शब्दों में उसको पकड़ नहीं लेते अपने जाल में, तो आप उसका याद रखते हुए भी उसका अधिकतम उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये भी एक लेखक के लिए बहुत जरूरी बात होरेस ने कही है, और 23 बीसी में कही है, जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही शाश्वत है। मैं तो एक दो उदाहरण बताऊं कि पहले मुझे ये आदत नहीं थी कि तुरंत लिखिए, लेकिन बाद में मैंने देखा कि सब हाथ से बर्फ की तरह फिसल जाता है। मैं एक भट्ठे पे नौकरी के दौरान गया था जांच करने के लिए। मेरी ऐसी नौकरी थी कि उसमें भट्ठे वगैरह की जांच करनी पड़ती थी कि वो सही टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो मैं बहुत पैर दबा के जीप का इंजन बहुत दूर से बंद करके लुढ़काते हुए वहां तक गया कि हो सकता है यहाँ नंबर 2 का बही खाता मिल जाए। तो वहां जाके देखा पैदल, तो एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में एक तखत पड़ा हुआ था, उस तखत पर एक आदमी नंगे बदन केवल अंडरवियर पहन करके लेटा हुआ गा रहा था, धीरे धीरे गा रहा था, और आसपास कोई नहीं था। तो उसकी आवाज सुन करके मैंने उसी पे कान लगा दिया। तो वो गा रहा था कि टूटही मड़ैया के हम हैं राजा, करीला गुजारा थोरे माँ, तोर मन लागे न लागे पतर की, मोर मन लागल बा तोरे माँ। ये बलिया जिले की बात है। तो ये दो लाइनें मुझे इतनी ज्यादा मूल्यवान लगी कि मैं सब कुछ भूल गया, और उसके पास पहुंचा तब तक वो जान चुका था कि कोई बाहरी आदमी आया है, और उठकर बैठ गया और भागने का प्रयास किया कि जांच वाले आए हैं, पता नहीं अभी क्या पूछेंगे। मैंने उससे कहा रुको भाई रुको, हाथ पकड़ के बैठाया, और हमने कहा जो तुम अभी 2 लाइन गाए हो इसकी अगली 2 लाइन भी गा दो। अब बहुत उससे अनुनय विनय मैंने किया, लेकिन गाया नहीं उसने,
और यही कहता रहा कि बस इतना ही मुझे भी आता है। उन लाइनों का उपयोग मैंने अपनी कहानी त्रिया चरित्र में किया है। इसी तरह मैं कानपुर में था, सुबह टहलने जा रहा था, तो दो छोटे बच्चे पीठ पे बोरा लिए, वो कूड़ा बीनने वाले बच्चे जैसे होते हैं 7-8 साल के 9 साल के, अगल बगल चलते हुए पटरी पर चले जा रहे थे। तो उनकी बात नजदीक आया, मैं तो पीछे से तो सुनाई दिया। तो एक कह रहा था कि मैं तो स्कूल नहीं जाता हूँ, एग्जैक्ट वाक्य नहीं याद है, मैं तो अपने स्कूल जाना बंद कर दिया, बहुत अब हरामी मास्टर हुआ है। तो उसने कहा अच्छा और तुम क्यों नहीं जाते हो? तो कहा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन फीसिया क्या तेरा बाप भरेगा? नहीं, फीस कौन देगा? स्कूल तो मैं चला जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फीस कौन भरेगा? तो कहा क्यों, मेरा बाप क्यों भरेगा, तेरा बाप भरेगा। तो कहा मेरा बाप क्या जेहलिया से आकर फीस भरेगा? यानी क्या मेरा बाप जेल से आकर मेरी फीस भरेगा? यानी कि उसका पिता जेल में है, इस वजह से वो कूड़ा बीन रहा है, नहीं तो उसने 4 दर्जे पढ़ा था और पढ़ता। तो इन दोनों संवादों से ही उन दोनों की स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, इन्हीं 2 डायलॉग से समझ में आ गई, उसको मैंने लिख लिया। इसी तरह बहुत सारे दृश्य, बहुत सारे संवाद, बहुत सारे गीत की लाइनें, इनका तो एक एक उदाहरण दिया। एक और उदाहरण दे देता हूं, वो भी मुझे अच्छा लगा। और हम लोगों को अपने समय के सीमा के अंदर भी रहना है, इसलिए अभी ज्यादा उदाहरण देना अब ठीक नहीं है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये 5:35 तो हो गया। एक मैं बात करूंगा स्मृति का, याददाश्त की। लेखक के लिए उसकी याददाश्त, उसकी स्मृति सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ी पूंजी है, रत्न है। अगर आपकी याददाश्त है तो समझिए कि सब कुछ आप अपनी तिजोरी में ताले में बंद करते जा रहे हैं। जिस दिन आप उसको खोलेंगे माला माल रहेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपके 6 साल की जब आपकी उम्र थी, उस समय के बचपन का दृश्य भी अगर आपके दिमाग में स्पष्ट है तो क्या बात है। और अगर किसी की स्मृति ने साथ नहीं दिया तो समझिए कि उसकी सारी पूंजी खो गई। लेखक का उससे इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा कि उसका स्मृति भ्रंश हो गया है। आपकी स्मृति है तो आप उसी तरह एक नई दुनिया, मतलब पीछे की दुनिया, विगत दुनिया, भूतकाल को उसकी पुनर्सृष्टि कर सकते हैं। जैसा विश्वामित्र ने पुनर्सृष्टि करने का प्रयास किया था, वैसे ही एक लेखक पुनर्सृष्टि गुजरे हुए जमाने की, 100 साल पुराने जमाने की, 1000 साल पुराने जमाने की पुनर्सृष्टि कर देता है। कम से कम अपनी उम्र की, अपने देखे हुए की तो पुनर्सृष्टि वो कर ही देता है। इसलिए स्मृति बचा कर रखिए और जो कुछ जहां से आवे उसमें टांकते जाइए। ये भरोसा मत करिए कि याद हो रहेगा, हमें याद नहीं रहता है। कहीं उसको संकेत रूप में, सूक्ष्म रूप में, डायरी में उसको दर्ज भी करते चलिए। अब आता है कि आप क्यों लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं। क्या सारे पाठक आपके पाठक हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। जो खाया पिया है, अघाया है, जिसको संसार का कोई दुख नहीं है, जिसने कभी भूख नहीं झेली है, जिसने कभी वस्त्र के अभाव में, जाड़े में जो ठिठुरा नहीं है, वह कैसे आपका पाठक हो सकता है? अगर आप जाड़े के बारे में लिखते हैं, गरीबी के बारे में लिखते हैं, भूख के बारे में लिखते हैं, अभाव के बारे में लिखते हैं, तो जाहिर है कि वो खाए पिए अघाए पेट वाला आपका पाठक नहीं हो सकता है। और एक लेखक को किसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए? एक, मेरे जानकारी में, मेरी मान्यता के अनुसार एक लेखक को हमेशा पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, सच्चाई के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, अन्याय के विपक्ष में खड़ा होना चाहिए, असत्य के विपक्ष में खड़ा होना चाहिए। एक लेखक सदैव सत्ता का प्रतिपक्ष होता है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि युवावस्था
क्या क्या पाप नहीं करवा देती, उसी तरह सत्ता भी क्या क्या अनीतियां नहीं करवा देती। सत्ता का जो मुकुट होता है उसी में सोने का वास, जो सोना है उसी में कलयुग रहता है। कहा था ना कलयुग ने कि मैं कहाँ जाऊंगा महाराज अब, तो उन्होंने कहा कि तुम सोने में रहो। तो सोना जिसमें मुकुट जो तुम सोने में रहो, तो सोना राजा के मुकुट में रहता है, और इसीलिए जो सत्ता की गर्मी है उससे कुछ न कुछ गलत करवाती रहती है, दंभ बढ़ा देती है, घमंड बढ़ा देती है। तो इस दंभ और घमंड से वह ऐसा कुछ करता है जिससे लोग पीड़ित होते हैं। तो वो जो पीड़ित हो रहे हैं उनके साथ लेखक को खड़ा होना चाहिए। जिसका पेट भरा हुआ है, जो सत्ता के मद में चूर है, उसके साथ लेखक के खड़े होने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेखक का यही सरोकार होना चाहिए कि वो पीड़ित के पक्ष में। और एक और चीज होती है विचारधारा। लेखन में विचारधारा भी महत्वपूर्ण होती है कि आपकी विचारधारा क्या है, आप किसके लिए लिखते हैं, किसके पक्ष में लिखते हैं। तो विचारधारा लेखन में उपदेश के रूप में नहीं आनी चाहिए। अलग से एक पैराग्राफ विचारधारा का अगर लेखक ने डाल दिया, अपनी ओर से कुछ जोड़ दिया, तो फिर उसने जो अपने पात्रों की एक फौज खड़ी की है, प्लाट खड़ा किया है, बहुत सारे कथन डाले हैं, इसका मतलब है कि लेखक अपने पात्रों के मुंह से अपनी बात कहलवाने में सफल नहीं हुआ। यह उस लेखक का फेल्योर है कि वह अलग से अपनी विचारधारा स्पष्ट कर रहा है, वह उपदेशक बन रहा है। लेखक का काम उपदेशक बनना नहीं है, उनको वही उन स्थितियों को अपने पात्रों के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से, कथानक के माध्यम से स्पष्ट करना चाहिए। विचारधारा रचना में उसी तरह अनुस्यूत होनी चाहिए जैसे पानी में आप चीनी मिला देते हैं। पानी में जब तक चीनी नीचे दिखाई देती रहेगी तब तक वह शरबत नहीं बनेगा, उस पानी में मिठास नहीं आएगी, वो पीने लायक नहीं होगा। उसका उपयोगिता तभी है जब वो चीनी पानी में घुलकर अदृश्य हो जाए। तो इसी तरह विचारधारा भी पानी में चीनी की तरह विचारधारा भी रचना में अनुस्यूत हो जानी चाहिए, अदृश्य हो जानी चाहिए। उसका टेस्ट मिले, उसका स्वाद मिले, लेकिन वह सीधे सीधे स्थूल रूप में दिखाई न पड़े। तो रचना। और एक चीज और, किसी भी खास विचारधारा से एक लेखक को सदा सर्वदा के लिए बंध नहीं जाना चाहिए। जैसे हिंदू विवाह पद्धति में एक पत्नी से आप बंध जाते हैं जिंदगी भर के लिए, तो विचारधारा से आप बंधिए जरूर, लेकिन समय समय पर उसकी समीक्षा करते रहिए कि क्या जिस उद्देश्य से यह विचारधारा बनाई गई है यह उसकी पूर्ति अभी कर रही है कि अपने उद्देश्य से भटक तो नहीं गई है। तो अगर भटक जाती है तो भी अपने को उससे मुक्त करना होगा, और हमेशा यह देखना होगा कि आम आदमी के उपयोग के आने की चीज क्या है। लेखक की प्रतिबद्धता आम आदमी के साथ होनी चाहिए, और अगर आम आदमी के विरुद्ध कोई भी विचारधारा जा रही है तो बहुत प्रिय होने पर भी उससे दूरी बनानी होगी। तो ये हुई विचारधारा की बात। हम लोगों के पास अभी 5 मिनट का समय और है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। सर आपसे निवेदन है जी, आप आराम से कह सकते हैं, अपने विचार आराम से रख सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है सर, करने की अच्छा कोई ठीक है, जरूरत नहीं सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। अच्छा, एक चीज और कही जाती है, एक चीज ये कही जाती है कि लेखक ने अपनी कहानी में या अपने उपन्यास में कोई समाधान नहीं दिया।
लेखक ने अपनी कहानी या उपन्यास में कोई समाधान अगर नहीं दिया तो कुछ लोग मानते हैं कि वो सही रचना, वो ऊंचे स्तर की रचना नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं मानता। लेखक भी आदमी है, वो भी उसी तरह एक सामान्य जन है जैसे और लोग हैं, जैसे प्राध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस वाला है, नेता हैं, ऐसे एक लेखक भी है सामान्य व्यक्ति। तो वो कितना भी सोचे, कितना भी जीनियस हो, लेकिन वो सर्वमान्य हल, सर्वमान्य निष्कर्ष, सर्वमान्य समाधान दे ही डाले, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इस तरह की मांग करना उसी तरह है जैसे हिंदी फिल्मों में अभी कुछ समय पहले तक समाधान दिया जाता था कि अब तीसरा घंटा शुरू हो गया, 2.5 घंटे खत्म हो चुके हैं पिक्चर के, तो अब समाधान की दिशा में जाएगा। अब अमिताभ बच्चन अकेले पीट पीट कर इन सबको दुरुस्त कर देंगे। यानी कि दर्शक को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, वह केवल मूक दर्शक हैं। अभी नायक आएगा और इन सबका कबाड़ा करेगा और दर्शक हंसते हुए खुशी खुशी अपने घर जाएंगे कि विलन की पिटाई जमकर हो गई। नहीं, इस तरह की उम्मीद हिंदी के पाठक को नहीं करनी चाहिए। जो लुगदी साहित्य अपने यहाँ है उसमें भी ऐसे होते हैं, एक वर्दी वाला गुंडा हो जाता है जो वर्दी धारण करते हुए भी गुंडे का काम करता है और वो सबको मार मार के ठीक करता है। ये लुगदी साहित्य में तो चलता है, लेकिन इस साहित्य में, साहित्यिक क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति समाधान दे, इससे बेहतर है कि वो समस्या को लोगों के समक्ष संवेदनापूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर दे, पाठक को संवेदित कर दे अपनी समस्या से, ताकि सारे पाठक जो आज हैं, जो आगे पैदा होंगे, जैसे रेण, जैसे प्रेमचंद, ठाकुर का कुआं उन्होंने कब लिखा, कफन उन्होंने कब लिखा, हम आज भी संवेदित होते हैं। उस जमाने में कुछ और लोग सोचते होंगे समाधान, आज हम कुछ और समाधान सोचते हैं। अगर उन्होंने समाधान करा दिया होता, ठाकुर ने देख लिया होता पानी भरते हुए, कहते अच्छा रुको रुको, भरते जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं, भर लो, बात खत्म हो जाती। कहानी में बचता क्या? कफन कहानी में अगर उतना दुख दर्द दैन ना होता और उस तरह को पियक्कड़ ना होते, उनकी हृदयहीनता ना दिखाई गई होती, कोई समाधान दे दिया गया होता कि कफन आ गया है, आलू भुन गया है, भरपेट खा ले रहे हैं और राम नाम सत्य है करते हुए ले जा रहे हैं, तो वो बात ना आती। तो इसलिए बर्तोल्द ब्रेख्त ने भी एक जगह कहा है कि वह रचनाएं महान होती हैं जो समस्या का समाधान देती हैं, लेकिन वह रचनाएं और महान होती हैं जो समस्या को सही ढंग से पाठक के समक्ष प्रस्तुत कर देती हैं और निष्कर्ष निकालने के लिए हजारों पाठकों को मुक्त कर देती हैं, छोड़ देती हैं, अवसर देती हैं। वो आज का ही पाठक नहीं है, आज भी पाठक हैं, 2050 में भी पाठक होंगे, जो आज पैदा हो रहे हैं 30 साल बाद 2050 में वो भी पढ़ेंगे। तो आगे भी पाठक आएंगे और अगर आपने सही ढंग से समस्या को रखा है, आपने संवेदित किया है अपने पाठक को, तो हजार लोग हजार तरह के निष्कर्ष निकालेंगे, समाधान निकालेंगे, पूरा समाज उससे आंदोलित होगा और आंदोलित होने में ही ताकत बनती है और रास्ता निकलता है। खाली एक अमिताभ बच्चन सबको मार के चले जाएं, ये वास्तविक समाधान नहीं होता है। पाठक को तुरंत संतुष्टि होती है, इसलिए हमें साहित्यिक पाठक को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि एक लेखक समाधान भी साथ साथ देता चले। इसी के साथ मैं एक बात और कहूंगा कि क्यों मैं जल्दी अपने उपन्यासों या कहानियों पर फिल्म बनाने के लिए अनुमति नहीं देता। उसका कारण यह है कि पहली बात तो मुझे लगता है कि जितनी गहराई तक मैंने डूबकर अपने चरित्रों का निर्माण किया है, उतनी गहराई तक सामने वाला
डूबने की स्थिति में नहीं है, इसकी डूबने की क्षमता ही नहीं है। तो इसमें थोड़ा बड़ा बोलापन आ जाता है। तो इसको हम दूसरे ढंग से कहते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई मेरी कोई कहानी है, जैसे कसाई बाड़ा है या कुच्ची का कानून है या बनाना रिपब्लिक है, इस तरह की कोई कहानी हमारी है, तो कुच्ची का एक चेहरा हमारे हर पाठक के मन में बनता है। जितने लोग उस कहानी को पढ़ेंगे उतने लोगों के मन में वह कुच्ची कोई रूप धारण करके आएगी। सारे के दिमागों में, सारे पाठकों के दिमाग में एक ही रूप नहीं आएगा। फिल्म बन जाती है, जैसे फिल्म बनी थी वृंदावन वर्मा के उपन्यास मृगनयनी पर। फिल्म क्या, वो सीरियल था। मैंने वृंदावनलाल वर्मा का उपन्यास मृगनयनी पढ़ा था, तो उसमें जो मृगनयनी है वो इतनी बलिष्ठ है कि वो जंगली अरना भैंसा का सींग पकड़कर घुमा देती है तो भैंसा घूम जाता है। आप सोचिए कितनी बलशाली उन्होंने दिखाया है वृंदावनलाल वर्मा जी ने, कि एक जंगली भैंसे का सींग पकड़ करके वो मोड़ देती है और भैंसे का मुंह दूसरी दिशा में चला जाता है, उसको मारने के लिए आता रहता है। तो अब आप इस दृश्य से अपने मन में कल्पना करिए कि मृगनयनी कितनी लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी ताकतवर लेडी सुंदरी रही होगी। उस एपिसोड में मृगनयनी का रोल किया पल्लवी जोशी ने। पता नहीं पल्लवी जोशी के शरीर संरचना को आपने देखा है कि नहीं। वह उस समय मुश्किल से 45 केजी उनका वजन रहा होगा। दुबली पतली हड्डियां, पतले हाथ पैर, मतलब कुल मिला करके एक कुत्ते को भी संभालना हो, लेब्राडोर भागे तो वो खींच के उसको वापस नहीं कर सकती थी। तो उनको जब मैंने मृगनयनी के रोल में देखा तो मुझे बहुत निराशा हुई कि मेरे मन में जो मृगनयनी की छवि थी वो तो बिल्कुल ध्वस्त हो गई। तो मैंने उस दिन से वो सीरियल देखा ही नहीं, आप सोच लीजिए। तो इसलिए भी आपके मन में अपने पात्रों की जो कल्पना है या किसी दूसरे के पात्रों की जो कल्पना है वह कभी कभी ध्वस्त हो जाती है। और जैसे आपने तीसरी कसम देखी, रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में जो हीराबाई है, जो लोग इतनी इस कहानी को पढ़ते हैं सबके मन में हीराबाई के अलग अलग रूप उभरते हैं, लेकिन फिल्म देख लेने के बाद सबके मन में हीराबाई वहीदा रहमान के रूप में ही सीमित हो जाती हैं, फिर कोई रूप और नहीं आता है। तो इस वजह से एक अच्छी रचना पर फिल्म भी उतनी ही अच्छी बन जाए ये बहुत मुश्किल काम है, और हजारों इमेज टूट कर एक इमेज बन जाती है, यह बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये भी एक कारण है कि किसी भी साहित्यिक लेखक को इतना आतुर नहीं होना चाहिए कि उसकी रचनाओं पर फिल्म बने ही। कोई मास्टर ही पैदा होगा जो मास्टर कहानी पे मास्टर फिल्म बना सकता है। अपवाद हर जगह होते हैं लेकिन प्रायः ऐसा होता नहीं है। एक और चीज, आप किसके लिए लिखते हैं? पद के लिए, पुरस्कार के लिए, कोई पोजीशन लेने के लिए, सम्मान लेने के लिए? किसके लिए आप लिखते हैं? नहीं। एक जेन्युइन लेखक मैं उसे ही मानता हूं जिसका आराध्य उसका पाठक है और जिसका निर्णायक भी उसका पाठक है। अगर पाठक के मन में आपने रस सिद्धि कर दिया तो आपका लेखन सफल है, और ऐसा नहीं कर पाए तो चाहे जितने पद पुरस्कार आपको मिल जाएं वह सब बेकार है। तो एक लेखक को इनके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, अपनी सिद्धि के पीछे दौड़ना चाहिए और अपने पाठक के लिए दौड़ना चाहिए, उसकी खुशी और नाखुशी पर केंद्रित होना चाहिए, एक चीज। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि बहुत पहले लेखक के बारे में, कवि के बारे में
भागवत पुराण में एक श्लोक है, भागवत पुराण याद आ रहा है, सोचिए। लेखक और कवि को उन्होंने बहुत अच्छी नसीहत दी है, भागवत पुराण के लेखक ने। वो जो संस्कृत में श्लोक है उसका अर्थ है, इसी बात से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, एक पूरे घंटे हो रहे हैं। उसमें कहा गया है कि क्या वन में वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है? क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है? क्या नदियों में पीने के लिए पानी नहीं बचा है? और क्या रहने के लिए पहाड़ों की कंदराएं अब उपलब्ध नहीं हैं? यानी अगर आपके पास फलों पे वृक्ष हैं, खाने के लिए, पीने के लिए नदी में पानी है और रहने के लिए कंदराएं हैं, अगर ऐसा है तो पूरे संसार को अपने विचार, अपनी वाणी, अपनी कविता, अपने लेखन से बदल देने की सामर्थ्य रखने वाले कबीर मनीषी और लेखक धन के मद में मदांध धनपतियों का मुंह क्यों जोहते हैं? यहां हम ये भी जोड़ सकते हैं कि वो किसी मंत्री का, किसी सरकार का या पुराने जमाने के राजा का मुंह क्यों जोहते हैं, जबकि उनकी वाणी में इतनी ताकत है कि वह पूरे संसार की विचारधारा को बदल सकते हैं। तो वह अपनी ताकत को महसूस क्यों नहीं करते हैं? वो धनिकों, जो मदांध धनिक हैं, जिनको अपने धन पे बड़ा गर्व है, उनका मुंह क्यों जोहते हैं? नहीं जो होना चाहिए। ऐसा कवि ने भागवत पुराण में उसके द्वितीय स्कंध में कहा है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी बात है। रचना प्रक्रिया में यह भी आता है कि आपकी मानसिकता रचना के लिए कैसी है और आप क्या पाना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। तो मित्रों, बहुत समय हो गया, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, जो अपना अनुभव है उसी को मैंने आपके साथ शेयर किया, साझा किया। अगर यह कुछ ठीक बन पड़ा तो ठीक है, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। आप लोगों ने मुझे सुना, इतना समय दिया, अपने साथ जोड़ा, इसके लिए हम आप सभी जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि कुछ ठीक बन पड़ा है। कुछ नहीं सर, सब कुछ ठीक बन पड़ा हुआ है। हमने सुना आपको, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान है आपका रचना प्रक्रिया के संबंध में। एक रचनाकार को रचना के संदर्भ में किन किन बातों को, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए और कैसी अपनी रचना उत्कृष्ट हो पाएगी। और रचना के बाद रचनाकार को किसी भी जो आमिष जो होता है उसके प्रति वह आकर्षित नहीं होना चाहिए। इन सभी बातों पर आपने अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान, जैसे कि आपने कहा कि मैं कोई अध्यापक नहीं हूँ, मैं क्या कुछ मतलब भाषण नहीं दे पाता, नहीं, इन सबसे बढ़कर आपका जो अनुभव है सर, अनुभव से जो आपने अपना विचार हमारे सामने साझा किया है, तो मैं अपनी ओर से और अपने कॉलेज की ओर से, जिसकी वो पॉम्पे कॉलेज एकड़ा और उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा और अपने जो मंगलूरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ, इन सभी की ओर से मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान है। ये एक तरह का, अभी तो पता नहीं चलेगा, मगर ये एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो इसमें आपने हमारा मतलब आपने अपनी कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मित्रों, मैं कुछ पूछना चाहूंगा। हाँ सर, आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं सर। मैं शिवमूर्ति जी, आदरणीय शिवमूर्ति जी, आपको सादर प्रणाम करता हूं। मैं नमस्कार, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें आप।
मैं अश्विनी कुमार शुक्ल। स्वामी विवेकानंद जी की एक बात मुझे याद आ रही है कि जी अपने आदर्श को पाने के लिए अगर हम अनेक बार भी असफल हो, फिर भी हमको अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। तो मेरा जी यही प्रश्न है आपसे कि क्या आपने अपने जीवन में कोई आदर्श बनाया जिसको पाने के लिए आपने बहुत सारे कर्म किए? और आपकी जीवनी में देख रहा था तो उसमें मैंने पाया कि आप रेलवे में नौकरी करते हुए फिर उपाय बिक्री कर विभाग में अतिरिक्त आयुक्त हुए। और जी इन सब के बीच में जैसा आपने अभी बताया भी कि आपको कहाँ कहाँ से कैसे प्लाट मिलते रहे कथा के संदर्भ जी में, तो जी। मेरा ये प्रश्न है कि आपका वो आदर्श कौन सा है? देखिए, दो बातें हैं, एक जिंदगी का यथार्थ और एक जिंदगी की वो आदर्श या कहिए या उद्देश्य कहिए या सार्थकता। तो जी मैं तो अपनी जिंदगी की सार्थकता इसी में समझता रहा और समझता हूं कि जो कुछ लिख सकूं अच्छा से अच्छा वो इस जीवन में लिखूं। जब जी मैं बीए कर रहा था तो मैंने सोचा था कि मैं इस जीवन में 4-5 बीघे 10 बीघे खेती है, अकेला लड़का हूं अपने पिता का, और पिता भी छोड़ के जा चुके हैं, तो मैं ही अब खुद मुख्तार हूं, पूरा मालिक हूं 8-10 बीघे का, तो खेती जी करूंगा और लिखूंगा। जी लेकिन फिर एक बेटी हुई, फिर दूसरी बेटी हुई, फिर तीसरी बेटी हुई, तो ये हुआ कि इससे तो गुजारा नहीं होगा। तो ये हुआ कि अब कुछ कंपटीशन वगैरह दीजिए। लोगों ने बताया, मैं तो बहुत छोटी जगह से पढ़ा था, जानता नहीं था, इलाहाबाद वगैरह नहीं गया था, ऐसे ही जी बीए कर लिया एक छोटी जगह से। लेकिन तब तक ये पता लगा कि एक इम्तहान होता है जिसमें कोई घूस पात नहीं चलता है, अगर अच्छे नंबर आ गए तो नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने इम्तहान दिया तो रेलवे का, तो उसमें हो गया। फिर अब चौथी बेटी हो गई, फिर पांचवी बेटी हो गई, तो फिर और इम्तहान दिया, तो हम्म ये पीसीएस इसमें एलाइड में इसमें हो गया, बिक्री कर अधिकारी हो गया। तो जी जैसे जैसे हमारा दायित्व बढ़ता गया, हमने हाथ पैर मारना जारी रखा कि भाई हम्म रोटी का इंतजाम, इन सब का शादी ब्याह ये सब भी जरूरी है जो खेती से नहीं होगा। और अगर पेट की रोटी का इंतजाम नहीं होगा तो लिखना भी अच्छा नहीं लगेगा। सब कुछ भरे पेट पे अच्छा लगता है, खाली पेट पे तो नहीं अच्छा लगता। तो जी इसलिए मेरा उद्देश्य, मेरा आदर्श अब भी यही है। मैं एक बड़े उपन्यास पे काम कर रहा हूं, जो मैं नौकरी में रहते हुए उतना बड़ा काम नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें मुझे चौथा साल मेरा चल रहा है, 1 साल अभी और लगेगा। तो मैं इसी को अपनी सिद्धि मानूंगा। अगर इसको लिख कर इस दुनिया से गया तो सिद्धि मानूंगा। और रोज डरता रहता हूं कि ऐसा ना हो कि बीच में ही जाना पड़े, तब इसका क्या होगा इतनी मेहनत का। तो यही मेरी सिद्धि है, अगर हो जाए तो आप सबके आशीर्वाद से, और नहीं तो कोई बात नहीं। हमारी कामना है कि आपको इस सिद्धि की प्राप्ति हो। आप बार बार कहते रहे अपने व्याख्यान में कि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपने जिस ढंग से बातों को बड़े सहज तरीके से रखा है तो निश्चित रूप से आप ज्ञानवान हैं। और उसका प्रमाण भी ये है कि आपने होरेस का जिक्र किया। होरेस ओड जी लिखने में बड़े पारंगत थे, और हाँ उस रोमन साम्राज्य में उन्होंने एक सैनिक होते हुए भी एक हाँ साहित्यिक मकाम हासिल किया, जिनको आज 2000 साल के बाद भी याद किया जा रहा है। तो लैटिन को उन्होंने समृद्ध बिल्कुल। किया, और उनके बारे में आप हाँ इतना जानते हैं तो निश्चित रूप से आप ज्ञानशील हैं। मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि जी पान फूल जो आपकी कहानी शायद पहली कहानी है, उस हाँ जी जी। उस उसको लिखने का आपके पास कैसे दिमाग में आया आपके? और वहां से जब आप शुरू करते हैं तो आज यदि आप तुलना करते हैं तो उस पहली कहानी से आज की कहानी के संदर्भ में कैसा अनुभव आप कर रहे हैं, ये थोड़ा बताएं। हाँ देखिए, वो तो एकदम शुरुआत थी।
जी उस कहानी को तो 1968 में छपी थी, उसके एक साल पहले मैंने लिखा था। जी तो जी एकदम बिल्कुल ही शुरुआत थी। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था 2 छोटे बच्चों को। जी वो एक एक ओवरसियर थे। जी एक दिन उनके अधिकारी आ गए, जो एसडीओ होंगे या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे, उस नहर की कोठी पर। तो जी वो उनकी पत्नी रेडियो सुन रही थी और उन्होंने उसको उनके हाथ से छीना और कहा, वो कहा कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? अरे कहा वो अफसर आए हैं, साहब आए हैं, हमारे साहब आए हैं। तुम वो जी बेचारी कहती रही मुझे यह सुनना है, बिना का गीतमाला सुनना है, लेकिन उनको डांट डपट के वो ले गए। और बाद में वो वापस भी नहीं आया, रेडियो साथ ही लगता है साहब के उन्होंने रख दिया और चला गया। तो बस जी इतना ही देखा था मैंने। इसी पर एक छोटी कहानी लिख दी थी कि पान फूल जो कुछ भी है हाजिर है आपके लिए। पान फूल का उपयोग इसी रूप में है कि जो हमारे से हो सकता है। चाय पानी जैसे आजकल कहते हैं, चाय पानी के लिए कुछ रख लीजिए, तो जी ऐसे जी एक पान फूल था। तो बस इतनी सी थी, 3 पेज की कहानी थी। लेकिन जी वो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि कैसे चीजें कहाँ से कहाँ शिफ्ट करती हैं, तो इसी को महसूस करके मैंने लिखा था। उसके बाद तो बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ अभ्यास किया। जैसा कि मैंने कहा, अभ्यास करते रहिए, महसूस करते रहिए, जमाना देखते रहिए, और किसी को त्याज्य मत मानिए। दुनिया में सब कुछ एक लेखक के लिए कच्चा माल है। तो धीरे बिल्कुल धीरे 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 डेवलपमेंट हो जाएगा। जी 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 जी। एक अंतिम प्रश्न है। आप ने सेवानिवृत्ति के बाद मैंने कहीं एक चित्र देखा था, हल उठाया था आपने। हल उठाने का मतलब है आप जुताई कर जी रहे, आप बैलों के साथ हल लेकर हाँ के जुताई कर रहे थे। और वह चित्र आपका मैंने देखा था, शायद मंच हाँ में देखा था या और कहीं देखा था, मुझे ठीक से जी याद जी नहीं। जी तो सेवानिवृत्ति के बाद जी आपको जी जी। जुताई करने का, खेती करने का ये शौक चढ़ा, या इसके पहले से आप ऐसा करते आए हैं? देखिए, हमारे पिताजी साधु हो गए जब मैं दर्जा 7 में था, 13 साल का था। जी जी उस समय से लेकर रेलवे की नौकरी में जाने तक, यानी 73 तक, तो 63 से 73 तक 11 साल मैंने खुद ही अपना हल जोता, बोया, काटा, सब कुछ किया। इसलिए ये शौक नहीं है, ये तो मैं पारंगत हूँ उसमें। कैसा भी मरकहा बैल दे दीजिए, मैं थोड़ी देर में उसको साध लेता हूँ। वो हराई जो फनाई जाती है, वो टेढ़ा नहीं जा सकता है। तो ये नहीं था। लेकिन बाद में शौक में भी मैं कभी गांव जाता था, जब नौकरी में था, तो भी हम कहते थे लाओ हम जोतते हैं, तुम कौन गोड़ो। भाई जी जो जी आदमी जोतने वाला था, हम कहते तुम कौन गोड़ो लाओ देखें, भूल तो नहीं गया। तो उस तरह का फोटो 1-2 बार के हमारे हैं। पहले तो जी मैं जोत ही चुका था। पहले जी जरूरत जी। से जोतता था, बाद में शौक से भी जोता। फोटो खिंचवाने के लिए भी जोता, खींच लो भाई, याद रहेगा। चलिए, हाँ बड़ा अच्छा सर लगा आपसे बात करके, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बाकी का जीवन स्वास्थ्य और समृद्धि से भरा रहे, मेरी यही शुभकामना है। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अत्यंत धन्यवाद सहज धन्यवाद आप जी जीवनानुभव, सबको, नमस्कार, प्रणाम। अत्यंत जीवनानुभव जो भरे विचार जो है सुन करके बहुत अच्छा लगा सर। और जो कोई मित्र इस जी आज जी के जी। विषय से एक संबंधित। एक छोटा सा हाँ प्रश्न है आदरणीय जी शिवमूर्ति जी सर। को। हाँ मेरा कहिए, सादर स्वागत है नमस्कार। सर, स्वागत है। मैं राकेश नारायण द्विवेदी हूँ, यहाँ उरई से एक कॉलेज में पढ़ाने का काम है। जी जी अ, जी जी द्विवेदी जी बताएं। आप मरका बैल को साध लेते हैं, इसलिए जीवन में आप सबको साध लेते हैं या सबको साध सकते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, कि एक जी लेखक के रूप में पाठकों से क्या अपेक्षा आपकी है? क्या उनमें संभावनाएं देखते हैं, क्या उनका भविष्य देखते हैं देखिए, एक जो लेखक के रूप जिस में? जिंदगी से जुड़ा है, उस जिंदगी की रचना मिलती है तो उसका जुड़ाव बहुत ज्यादा हो जाता है। अपने आप अपने ही अनुभव को साझा कर लेता है, उस रचना से तादाद में स्थापित कर लेता है। और जिस जिंदगी से जो पाठक नहीं जुड़ा है, वह उससे उतना तादाद में नहीं कर पाता है। मैं गांव पे लिखता हूं, तो मैं देखता हूं कि गांव के लोग, चाहे वो कहीं के भी हों,
वो ज्यादा तादाद मेरे लेखन से स्थापित कर लेते हैं। और जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा है, वो कुछ भाषा का भी संकट हो जाता है। जैसे डेहरी, तो वो डेहरी नहीं जानेंगे अपने घर पर, दुआर तो दुआर नहीं जानेंगे, तो कुछ भाषा भी अवरोध बनती है, कुछ अनुभव भी अवरोध बनते हैं। गढ़ही तो जो बिल्कुल शहर का है इन चीजों का, ये तो एक दो उदाहरण हुए शब्दों के। तो ऐसे ही जो सरपत नहीं जानता, जब बाली नहीं देखा धान की, ये नहीं जानता कि आलू पेड़ के नीचे फलता है, गंजी नीचे फलती है, शकरकंदी की ऊपर फलती है, तो उनके लिए तो मुश्किल है। वो कहते हैं कि क्या लिखते हो, इतने दिन जिंदगी भर 25-30 साल 35 साल शहर में रहे हो, नौकरी किए हो, तो शहर की जिंदगी भी तो कुछ लिखो। तो मैं कहता हूं कि भाई शहर की जिंदगी से मैं संपृक्त नहीं हो सका। आप होटल में जाते हैं, रहते हैं, महीने भर किसी होटल में रह लीजिए, लेकिन वो संपृक्ति नहीं है। अगर गांव में आपका एक मढ़ा है, एक झोपड़ी है, एक कच्ची दलान है, तो वहां से जो आप संपृक्त हो जाते हैं, तो उसके बारे में आप बेहतर लिख सकते हैं। तो मैं उन पाठकों का बहुत शुक्रगुजार हूं जो हमारे लेखन से जुड़ जाते हैं, और जो नहीं जुड़ पाते उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जो जिंदगी मैं अपनी कहानी में दे रहा हूं उससे वो परिचित नहीं है, तो कहां से जुड़ जाएंगे। उसके बावजूद भी कुछ लोग जुड़ते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक जगह मैंने लिखा कि मैं उसी में आखिरी छलांग में कि मेरा बैल की आदत खराब हो गई, वो मूत पीता है, अब इसकी कोई दवा क्या करें, कोई सरकारी दवा, कोई मतलब इस तरह दवा होती हो तो ठीक है, नहीं तो वही गोबर ओबर पोता जाता है उसके छुर में। तो उन्होंने लगा कि ऐसा है, ये एक आध नेता का नाम लेके कहा कि हाँ वो तो ऐसा करते थे, लेकिन आपका बैल कहाँ से सीख लिया ऐसा। तो हमने कहा कि भाई बैल तो बहुत जमाने से ऐसा कर रहे हैं। तो इसी तरह बहुत, जैसे मेरा मकरा बैल था, जब मैं बहुत छोटा था, मैं जो हर होता है उसकी हराई जहां पकड़ी जाती है, मुठ से थोड़ा नीचे ही मेरा कद था, छोटा था बचपन में, उतनी बाढ़ मेरी नहीं थी। तो वो जो मेरा मकरा बैल था दाहिने चलता था, बाएं वाला कम बुद्धिमान था, थोड़ा वास्तव में बैल था, तो उसको भी खींच के और सही हराई फनाता था। मेरे बस का नहीं था कि अगर वो सीधे न चलता भागता तो मैं क्या कर लेता। लेकिन उसने हर के जोतने में मेरी जितनी मदद की उतना तो किसी आदमी ने नहीं की। तो मैं ये मानता हूं उसका, वो कब का मर बिला गया, लेकिन मेरी उसकी शकल मेरे दिमाग में अभी तक है, और मैं इसको अभी भी प्रणाम करता हूं कि तुम न मिले होते तो मेरा क्या होता। तो ऐसे ही जो हमारी दुनिया से परिचित पाठक हैं उनको आनंद आ जाए, बस इतना ही मेरा उद्देश्य है। बाकी सब जो कुछ मिलता है वो घेलवा में मिलता है। कोई अच्छी आलोचना हो गई, कोई अच्छा ट्रांसलेशन हो गया, किसी ने नाटक कर दिया, वो सब घेलवा है। जो घेलवा एक होता है ना कि आप तेल लेने जाते हैं चवन्नी का कटोरी में, तो उसमें थोड़ा सा अलग से डाल देता है, या दूध लेने जाते हैं थोड़ा अलग से, वो घेलवा है। तो पद, प्रतिष्ठा, इनाम, पुरस्कार, ये सारी चीजें घेलवा है। असलियत वही है कि पाठक की मुस्कान, पाठक की संतुष्टि, पाठक का एक फोन आ जाता है तो इतना आनंदित हो जाता हूं कि उतना 1 लाख रुपए का पुरस्कार पाकर के आनंदित नहीं होऊंगा। मेरे लिए सब कुछ पाठक ही है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, पाठकों की संख्या या पठनीयता का संकट आप देख रहे हैं ना, तो उससे क्या जो है जी। हाँ देखिए, मुझे उतना संकट नहीं है। अच्छा, पाठकों का संकट है, लेकिन मुझे अब तब भी लगता है, जैसे मेरे पाठक तो ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले ही हैं, चाहे वो खुद गांव में हो और चाहे वो निकल के नौकरी में चले गए हों, गांव से निकल के आए हों, चाहे उनके माँ बाप गांव में रहे हों। तो इतनी ही सीमा है, शहरों की सीमा। मतलब मेरा कहने का मतलब जो शिक्षित लोग हैं, गांव की शिक्षा का प्रतिशत भी कम है। इसके बावजूद मेरे पाठक, मुझे लगता है कि और बहुत सारे लोग, लेखकों के जो पाठकों की संख्या है उससे मेरे पाठक ज्यादा हैं। और पाठक की एक क्वालिटी भी तो होती है कि किस क्वालिटी का पाठक है, ए ग्रेड का, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का। अगर हमारे चीज को जो मैंने कन्वे किया उसने पूरा कंसीव कर लिया तो मेरा भाई है, मैं उससे गले राम और भरत की तरह गले मिलूंगा उससे, कि भाई जो मैंने कहा वो आप तक पहुंच गया। तो आप, एक पाठक की भी ग्रहणशीलता होती है, ग्रहण की क्षमता होती है कि वो कितना ग्रहण कर पा रहा है।
उसका पात्र, ग्रहण पात्र कितना बड़ा है। वो अगर लोटा लेकर के गंगा जी में जल भरने जाएगा तो लोटे भर ही तो लाएगा, बाल्टी लेकर जाएगा तो बाल्टी भर लाएगा, और एक सीपी लेकर जाएगा तो उसको सीपी भर ही मिलेगा। गंगा तो अथाह बह रही है। तो जो मेरे कहानी से जितना ज्यादा उसके प्रतिक्रिया से लग जाता है कि इन्होंने मेरी कहानी से कितना ग्रहण किया, और उसी से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तो मेरे लिए कई प्रकार के पाठक हैं, और जिस स्तर के पाठक मिलते हैं उतना मैं मुदित हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा इनका संबंध बना रहे, रिश्तेदारी हो जाए और दोस्ती हो जाए, संपर्क हो जाए, आगे भी हम लोग बात करते रहें, क्योंकि ऐसे पाठक से जब भी बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है। वो किसी और रचना के बारे में बताते हैं कभी कभी, तो मुझे वो पढ़ने की जरूरत, मैं उसको भी पढ़ता हूँ खोज करके। तो इस तरह एक दुनिया अलग हो जाती है जिसमें संख्या बढ़ती जाती है। तो मुझे उतना संकट नहीं है पाठकों का जितना प्रायः लोग कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा विचार है। आगे अगर कोई जो मित्र आज के इस व्याख्यान के विषय पर कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं श्री शिवमूर्ति जी, हिंदी के जो समकालीन हिंदी के वरिष्ठ कथाकार हैं, इस आज के कहानी की रचना प्रक्रिया के संबंध में कुछ कोई भी सवाल या जिज्ञासा जो आपके मन में हो, आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। आप माइक अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। क्योंकि आज का ये व्याख्यान कहानी की रचना प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान है, क्योंकि कहानी की रचना मतलब कोई भी रचना प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, और उसके अनुसार हमें जो रचना कर्म जो होता है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इन सभी विषयों पर अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हुई है शिवमूर्ति जी से, वरिष्ठ जो हिंदी के कथाकार हैं। तो इस विषय पर अगर कोई अपने साथ ही कुछ अपना संदेह, अपनी जिज्ञासा, अपना प्रश्न प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। सर, कुच्ची क्या काल्पनिक पात्र है? कुच्ची तो काल्पनिक पात्र है, लेकिन उस तरह के मॉडल समाज में एक दो देखने को मिले, कुच्ची की कहानी लिखते समय देखने को मिले। पहले तो नहीं थे, काल्पनिक ही थी, लेकिन जब मॉडल एक दो ऐसे दिखाई दिए तो मुझे लगा कि ये कोरी कल्पना नहीं है, और जो मैंने सोचा था उसको बहुत सारे महिलाओं ने पहले उसको अंजाम दिया है। जहां हमारी केवल कल्पना है, बहुत सारी महिलाओं ने अंजाम दिया है उसको। तो मुझे अच्छा भी लगा कि जहां तक एक लेखक सोच नहीं पा रहा है, उससे आगे बढ़ करके जिंदगी के वास्तविक पात्रों ने ऐसा कर दिखाया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक प्रश्न, दो प्रश्न आए थे लेकिन वो पीछे सर, हाँ, वो अनम्यूट करके करेंगे तो आवाज आएगी। हाँ, कोई अपना विचार या जिज्ञासा या प्रश्न कुछ हो तो आपका स्वागत है। काफी समय भी हो गया तो इसलिए भी लोग थक गए होंगे। 1.25 घंटे से ज्यादा हो गया। नहीं सर, आपको सुनते हुए बहुत जिसकी महत्वपूर्ण विचार हमारे सामने जो मालूम हो हम कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विचार हैं। फिर भी अगर कोई मित्र अपना विचार या ज्ञान मतलब प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपका उनका स्वागत है। आप माइक अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो इस कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का व्याख्यान था कहानी की रचना प्रक्रिया। हमारे वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री शिवमूर्ति जी, वरिष्ठ कथाकार, सुल्तानपुर जो उत्तर प्रदेश के हैं। मैं अपने मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम की अंतिम कड़ी की ओर हम आगे बढ़े और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें।
तिवारी जी, आपका स्वागत है, धन्यवाद के लिए। जी धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी। आज का ये व्याख्यान इतना अद्भुत और इतना दिलचस्प रहा है कि सबसे पहले मैं इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस 27वें व्याख्यान में जो आदरणीय शिवमूर्ति जी ने अपना वक्तव्य दिया है कहानी की रचना प्रक्रिया पर, मैं उनके प्रति आयोजक मंडल की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। और इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि एक संक्षिप्त से निवेदन पर, अनुरोध पर उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ हम विचार व्यक्त करेंगे। उनकी सहृदयता और सरलता, सहजता उनके वक्तव्य में और उनकी कहानियों और उनके उपन्यासों में भी हमें मिलती है। कितने सहज ढंग से कितनी बड़ी बड़ी बातों को कह सकते हैं। मुझे लगता है इन्हीं अर्थों में लेखक महत्वपूर्ण होता है कि वह बहुत बड़ी बात को कितनी सहजता और सरलता से कह सकता है। तो आज के इस व्याख्यान में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी और पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, उनको भी मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि वो उनके संरक्षकत्व में ये लगातार हम इस व्याख्यान माला को चला रहे हैं। हमारे मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी जो संचालन कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने कार्यक्रम को संचालित किया, लगातार वो करते आ रहे हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, यद्यपि वो अभी कहेंगे कि आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं, ये धन्यवाद की औपचारिकता उन्हें पसंद नहीं है। फिर भी इसी क्रम में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर को भी मैं साभिवादन धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके निरंतर प्रोत्साहन और निरंतर उनकी संकल्पना के मुताबिक, मार्गदर्शन के मुताबिक इस कार्यक्रम को हम लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इसी अनुक्रम में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के जो प्राध्यापक साथी जुड़ करके हमारा प्रोत्साहन करते हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। देश के अलग अलग हिस्से से जो सुधीजन, प्राध्यापक बंधु, शोधार्थी बंधु, विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक लंबी सूची है जो हमारे सामने दिख रही है। मैं सभी के प्रति अत्यंत विनम्रता से सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये देखिए मित्रों, ये जो चर्चा परिचर्चा है साहित्यिक, इसका प्राचीन काल से इसका बहुत महत्व रहा है। काव्य शास्त्र विनोदेन कह करके संस्कृत में इसकी महिमा बताई गई है। और इसी तरह से हम जब एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा में सम्मिलित होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे तो अपनी अल्पज्ञता का निरंतर बोध होता रहता है। मैं सोचता हूं कि कितना कुछ जानने को बाकी है, और मुझे लगता है कि जब हम सीखने की प्रक्रिया में होते हैं तो यह अल्पज्ञता का एहसास हमें लगातार होता रहता है। अभी शिवमूर्ति जी अपने वक्तव्य में जब वो बताते हैं कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, भाषा के इतने सफल प्रयोक्ता को बार बार जब ये वो कहता है कि हमें तो आता नहीं है बोलना, तो हम समझ सकते हैं कि वो सीखने की प्रक्रिया में है निरंतर। और वो जैसा कह रहे थे कि हम एक बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास के लेखन में लगे हुए हैं, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि वो स्वस्थ सक्रिय रहते हुए और अपने लक्ष्य को पूर्ण करें। सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम और नमस्कार, धन्यवाद। मेरा भी सभी लोगों को प्रणाम और धन्यवाद कि आपने अवसर दिया। जी तिवारी जी,
तिवारी जी, इस कार्यक्रम में धन्यवाद देने के लिए मैं अपनी ओर से, अपने कॉलेज की ओर से, मैं अपनी निजी तौर पर आपको भी धन्यवाद अभी नहीं दूंगा, देखा जाएगा, वो अवसर ना आए। जी जी